इस मोहम्मद यूनिस को इसी पद्मा रिवर में डुबाना चाहिए। जब मरने लगे तो उसको बाहर निकालो और फिर वहीं डुबा दो। जो हिंदू कम्युनिटी है, जो अवामी पार्टी को सपोर्ट करती थी, उनका कत्लेआम करना शुरू किया गया। जोनो और बीएनपी के शांति ते तख्त दीबोना यूएस की दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी जो कि मोहम्मद यूनिस के रिगार्डिंग में थी। वो दोनों फाइल जो थी वो विकीलीक्स के थ्रू लीक हो गई थी। ये जो शेख हसीना है, इन्होंने बहुत ज्यादा मारकाट करी है, इनको माफी मांगनी होगी। बीएनपी पार्टी जो है उसको फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा ने आतंकियों की कैटेगरी में डाला है। इन्हीं 3 नाम की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। यहां तक कि हेलीकॉप्टर से फायरिंग भी करी गई। आज का जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। पहले बांग्लादेश नाम की कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती थी। पाकिस्तान तब 2 हिस्सों में एग्जिस्ट करता था, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। और उस टाइम पे क्या था कि जो वेस्ट पाकिस्तान का पंजाब और सिंध वाला जो रीजन था, वहां के जो लीडर्स थे उनकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा थी पाकिस्तान के अंदर, और आज भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और ईस्ट पाकिस्तान जो था उस टाइम पे, वहां पे बंगाली मुस्लिम्स जो थे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, और वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा अलग ट्रीट करती थी, डिस्क्रिमिनेशन करती थी उनके साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान के कंपैरेटिवली। तो जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली थी उसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान की जो सीटें थी वो भी ज्यादा थी। और इसी वजह से ईयर 1970 में जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए, उसमें ईस्ट पाकिस्तान के एक फेमस लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। ये जो अभी शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के गई है, ये इनके फादर थे। तो ये जो थे वो उस टाइम पे इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो इनको पीएम मानने से मना कर देती है। अब जब शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का पीएम नहीं बनने दिया जाता है, वो कहते हैं कि मैं तो इलेक्शन जीत गया हूं, उसके बाद भी मुझे नहीं पीएम बनने दिया जा रहा है, तो इस चीज को लेकर वो गुस्सा हो जाते हैं और इंडिया के सपोर्ट की बहानी एक आर्मी बनाई इन्होंने, और ईयर 1971 में पाकिस्तान से लड़के बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करा दिया। अब बांग्लादेश ने ये जो पाकिस्तान के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो इसमें शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे जियाउर रहमान, इनका भी बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई हो रही थी उसमें गुरिल्ला वॉरफेयर हो गया, जो स्ट्रैटेजी वगैरह बनानी थी, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जियाउर रहमान जो थे वो उस पर्टिकुलर टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान के बहुत ही क्लोज थे। आगे चल के तो अलग हो गए थे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे। इनफैक्ट जब बांग्लादेश को आजादी मिली तो वो जियाउर रहमान ही थे जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के बिहाफ पे रेडियो पे आजादी को अनाउंस किया था। उस अनाउंसमेंट में ये पर्टिकुलर चीज बोली थी। अच्छा, जब बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम पे बांग्लादेश की साइड कई ऐसे ग्रुप थे जैसे कि जमात-ए इस्लामी, ये नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हों। तो ऐसे ग्रुप बांग्लादेश का सपोर्ट करने की बजाय पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उनका सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट जमात-ए इस्लामी ने अल बद्र और अल शम्स, ये 2 नाम के ग्रुप बनाए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश में ऑपरेशन करने में काफी हेल्प हुई थी। और इन्होंने बांग्लादेश की जो औरतें थी और आम जनता थी उनको बहुत मारकाट मचाई थी। और ऐसे ग्रुपों को उस टाइम पे रजाकार बोला जाता था। ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है बांग्लादेश के अंदर, इसको ट्रेडर की तरह यूज किया जाता है। तो देखिए, जो 3 लोगों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जियाउर रहमान, जमात-ए इस्लामी, शेख मुजीबुर रहमान, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में इन तीनों का लिंक है, इसीलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूं। बस थोड़ा सा वेट करिए आप, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, बांग्लादेश आजाद तो हो गया था शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में, और आजाद होने के बाद ईयर 1971 में बांग्लादेश में इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की जो आवामी पार्टी थी वो भारी वोटों से जीत के आती है, और शेख मुजीबुर रहमान जो है वो पीएम बनते हैं, और इनको फादर ऑफ द नेशन भी बोला गया। हालांकि आज सिचुएशन दूसरी है, आज इनके पुतले तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे इनकी बहुत इज्जत थी। तो देखिए, जब ये पीएम बने तो पीएम बांग्लादेश के साथ आजादी की लड़ाई में गद्दारी की थी, जैसे जमात-ए इस्लामी जो पाकिस्तान के सपोर्ट में थी, तो सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया। इस टाइम पे जमात-ए इस्लामी के जो लोग थे या तो अंडरग्राउंड हो गए थे या पाकिस्तान चले गए थे, और जो बचे भी थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा था कि ये रजाकार हैं, गद्दार हैं। अब बांग्लादेश आजाद होने और शेख मुजीबुर रहमान के पीएम बनने के बाद एक चीज ऐसी होती है जिसका बहुत भारी नुकसान बांग्लादेश को चुकाना पड़ता है, और करंट जो सिचुएशन है उसकी इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से जुड़ी है। तो होता क्या कि पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई में जो शेख मुजीबुर रहमान ने जो मुक्ति बाहिनी ग्रुप बनाया गया था लड़ने के लिए, आजादी के बाद इनको बांग्लादेश की मिलिट्री में जोड़ा गया और इनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया गया। मुक्ति बाहिनी के जो लोग थे उनको शेख मुजीबुर रहमान पे बहुत भरोसा था, और शेख मुजीबुर रहमान जो थे
उनका भी जो झुकाव था वो मुक्ति बहानी की तरफ था। और क्योंकि ये साथ में लड़े थे उस टाइम पे, शेख मुजीबुर रहमान की एक बात पे ये लोग जैसा कहा जाता था वैसा करते थे, तो आजादी के बाद जब ये पीएम बने फेवर भी मिले। अब जब मुक्ति बहानी के लड़ाकों को बांग्लादेश की आर्मी में शामिल किया गया तो बांग्लादेश की आर्मी में दो गुट बन गए। एक तो मुक्ति बहानी के लोग थे, दूसरे वो थे जब ईस्ट पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब उस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान आर्मी में थे। पहले वो लोग थे जो ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान आते जाते रहते थे। उस टाइम पे इनकी पोस्टिंग भी अलग अलग हिस्सों में होती थी। कई ऑफिसर्स ऐसे भी थे जिनके पुराने हेड जो थे वो पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से थे। तो ये पर्टिकुलर जो ग्रुप था आर्मी के अंदर, इनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ भी था। तो इस आर्मी थी उसमें दो ग्रुप बन गए थे, जिसमें से एक ग्रुप पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, वहीं दूसरा ग्रुप शेख मुजीबुर रहमान के फेवर में रहता था। और क्योंकि वो इंडिया के सोल्जर्स के साथ मिलकर लड़े थे तो वो प्रो इंडियन थे। तो शेख मुजीबुर रहमान ने ईयर 1972 में पीएम बनने के बाद मुक्ति बहानी के लोगों के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिससे उनको फायदा मिला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज के ऑर्डर से सिविल सर्विस BCS में कोटा लेके आए उनके लिए जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, जो फ्रीडम फाइटर थे यानी कि मुक्ति बाहिनी के लोग। यही वो कोटा है जिसकी आग जो है वो आज की डेट में भी बांग्लादेश में लगी हुई है और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। तो ऐसा क्या था इस कोटे में? इसमें 30% कोटा जो था वो फ्रीडम फाइटर को दिया गया था यानी कि मुक्ति बहानी के लोग। बाकी 10% कोटा उन विक्टिम औरतों को दिया गया था जिनके साथ इस पूरी लड़ाई के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने जुल्म किए थे। बाकी 10% डिस्ट्रिक्ट कोटा, ट्राइबल कम्युनिटी, बाकी 1% फिजिकली चैलेंज लोग थे जिनको उस पर्टिकुलर टाइम पे दिक्कत आई थी। तो बाकी के जितने भी कोटा मैंने आपको बताया फिजिकली चैलेंज डिस्ट्रिक्ट वाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो फ्रीडम फाइटर वाला जो कोटा है जो 30% का, इसी में सारी जड़ है। तो जब ये कोटा आया तो आर्मी के अंदर एक तबका ऐसा था जिसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ गया, वो खुश नहीं था। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई कि इस कोटा को लेकर डिससेटिस्फैक्शन हुआ आर्मी के अंदर। दूसरी दिक्कत ये हुई कि ईयर 1975 आते आते बांग्लादेश एज अ कंट्री जो था उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। नया नया देश बना था, भुखमरी काफी फैल गई थी, इकोनॉमी जो थी वो जमीन पे आ गई थी, कंट्री जो थी वो काफी अनस्टेबल थी, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम में जो जनता थी वो आजादी वगैरह भूल के शेख मुजीबुर रहमान की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ बातें करने लगी थी। और इतने कम टाइम में देश को खड़ा करना शेख मुजीबुर रहमान के लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था डे बाय डे। और इसके साथ ही आम जनता जो थी वो ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड थी। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए और अपने आप को पावर में रखने के लिए ताकि कोई और पार्टी जीत के ना आ जाए, इस सिचुएशन का फायदा उठा के शेख मुजीबुर रहमान क्या करते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि वो अब बक्सल बांग्लादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग ये बना के बांग्लादेश के अंदर अब वन पार्टी सिस्टम लाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी ऑपोजिशन में पार्टियां हैं ये सब डिसॉल्व हो जाएंगी और इनके जो मेंबर होंगे इस बक्सल जो वन पार्टी सिस्टम है इसके अंदर आ जाएंगे। सिर्फ एक पार्टी रहेगी बांग्लादेश में जिसको शेख मुजीबुर रहमान वो हेड करेंगे। अब ये चीज सुन के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ऑपोजिशन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उनको पता था कि वो कभी पावर में आ नहीं पाएंगे। आर्मी का एक तबका पहले से ही गुस्सा था और इस बात को सुन के वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और फिर सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि 15 अगस्त 1975 को आर्मी के कुछ ऑफिसर जो खुश नहीं थे वो शेख मुजीबुर रहमान के रेसिडेंट धानमंडी में घुसते हैं। वहां पे जितने भी लोग थे, शेख मुजीबुर रहमान के जितने भी फैमिली मेंबर थे, उनकी वाइफ, उनके बेटे, सारी फैमिली को मार देते हैं। टोटल 17 लोगों की जान ले लेते हैं। तो जिस आदमी ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई उसको खुद उसकी आर्मी ही मार देती है। अब इस इंसिडेंट के बाद शेख मुजीबुर रहमान का जो पूरा परिवार था वो तो खत्म हो गया था, लेकिन उनकी दो बेटियां थी। शेख हसीना जो 28 साल की थी वो अपनी सिस्टर के साथ जर्मनी चली गई थी। उस टाइम पे बांग्लादेश में वो थी नहीं तो वो बच जाती हैं। वो उस टाइम पे उनके जो हस्बैंड थे डॉक्टर M.A. वाजिद मियां, उस समय न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जर्मनी के अंदर। तो शेख हसीना कुछ टाइम के लिए अपनी सिस्टर के साथ जर्मनी चली गई थी और उसी पर्टिकुलर टाइम पे इंसिडेंट हो गया था। तो ये दोनों जो सिस्टर थी ये बच गई थी और शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी पार्टी थी उसके अंदर कोई भी लीडरशिप नहीं बची थी। बस ये दो बेटियां थी जो जर्मनी के अंदर थी। तो इनकी जान को भी बहुत ज्यादा खतरा था। कई सारी ऐसी चीजें आनी थी कि इनको जाके वहां पे भी मार दिया जाएगा। तो सेम मंथ यानी कि अगस्त के मंथ में इंदिरा गांधी जी शेख मुजीबुर रहमान की जो दोनों बेटियां थी इनको जर्मनी से इंडिया बुला के पॉलिटिकल असाइलम दे देती हैं। और अगस्त 1975 से मई 1981 तक शेख हसीना अपनी सिस्टर के साथ न्यू दिल्ली के अंदर रहती हैं। और यही रीजन है कि शेख हसीना जो है उनका एक पर्सनल कनेक्ट भी है इंडिया के साथ। तो इधर जब ये सारी चीजें हुई तो मिलिट्री ने तख्ता पलट तो कर दिया था, लेकिन ये आपस में ही लड़ रहे थे क्योंकि इनके अंदर भी कई सारे डिवीजन बने हुए थे। और मल्टीपल लड़ाई के बाद सबको हटा के और मौके का फायदा उठा के 7 नवंबर 1975 को जिया उर रहमान बांग्लादेश की कमाल संभालते हैं। और पावर में आते ही ईयर 1976 में ये जो रिजर्वेशन था इसमें से ये जो डिस्ट्रिक्ट कोटा वाला जो सिस्टम था इसको कम कर देते हैं और मेरिट से जो जॉब मिलती थी
उनका जो कोटा था उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। कोटा पूरी तरीके से हटाना तो बैकफायर कर जाता उनको, लेकिन उन्होंने अलग अलग ट्रिक लगा के इसको थोड़ा सा वीक किया। ये जियाउर रहमान वही है जो मैंने शुरू में बताया था कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे और शेख मुजीबुर रहमान के बहुत करीबी थे। अब जियाउर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं और फिर 21 अप्रैल 1977 करीब 2 साल बाद ये अपनी पावर का यूज करते हैं और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और फिर इसके बाद जियाउर रहमान जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, रखा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी। आज की डेट में अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर खोलेंगे तो बीएनपी का नाम आपको हर जगह मिलेगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद इन्होंने बांग्लादेश की जो डेमोग्राफी थी उसको ध्यान में रखा। सेंसस के हिसाब से 88.3% मुस्लिम्स और 10.5% हिंदू थे बांग्लादेश के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पर, बाकी अदर कम्युनिटीज भी थी। तो इन्होंने क्या किया, इससे पहले जो बांग्लादेश के अंदर सेकुलरिज्म और बांग्लादेश नेशनलिज्म की जो पॉलिटिक्स होती थी उससे हटके मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स को शिफ्ट किया, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम में पॉपुलर हो गए। बांग्लादेश के अंदर जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम्स की थी और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी थोड़ी सी सिंपैथी रखते थे पाकिस्तान को लेके। इन्होंने उस पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ा, उनके सेंटिमेंट्स को समझा और जमात इस्लामी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया। आजादी के बाद जो शेख मुजीबुर रहमान ने बैन लगाया था जमात इस्लामी के ऊपर, उसको पूरी तरीके से हटा दिया इन्होंने पावर में आने के बाद। ये जमात इस्लामी वही ग्रुप है जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और इनको रजाकार वगैरह बोलते थे लोग। अब इसके बाद यहां से जियाउर रहमान की जो बीएनपी पार्टी थी जमात इस्लामी के साथ अलायंस बनाती है और इलेक्शन लड़ती है। और बांग्लादेश के अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बांग्लादेश के अंदर इन्होंने रिलीजियस बिलीफ्स को प्रमोट किया। अपने मैनिफेस्टो में कुछ इस तरीके से प्रोमिसेस किए। जय बांग्ला का जो नारा था उसको चेंज करके बांग्लादेश जिंदाबाद किया। जिंदाबाद उर्दू वर्ड है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म वर्ड जो था उसको हटा दिया और उसको हटा के इन्होंने एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ इन अलमाइटी अल्लाह से रिप्लेस कर दिया। अब इसकी वजह से इनको काफी सपोर्ट मिला बांग्लादेश के अंदर भी और इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला इन्हें। और ये चीज हिंदू वोटर्स जो थे और अवामी लीग के जो सपोर्टर थे उनको ये चीज कम पसंद आई और ईयर 1979 में जमात इस्लामी और बीएनपी मिलकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये चीज काम भी करती है। 300 सीटों में से 207 सीटें बीएनपी जीत के आती है। तो देखिए, जैसा मैंने बताया था कि बांग्लादेश आर्मी के अंदर 2 ग्रुप थे, एक प्रो पाकिस्तानी जो जियाउर रहमान और जमात इस्लामी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, दूसरे प्रो इंडिया थे जो शेख मुजीबुर रहमान के खेमे में थे। शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर एलिगेशन लगते थे कि वो अपने ग्रुप को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं और आगे चल के इसी चीज को मुद्दा बना के उनका असैसिनेशन होता है। और सेम इसी वजह से 30 मई 1981 को आर्मी के एक पावरफुल ग्रुप जियाउर रहमान को भी मार के उनका असैसिनेशन करके तख्ता पलट कर देते हैं। ये जो 2 ग्रुप बन गए थे बांग्लादेश के अंदर, इसकी वजह से आप देखोगे बांग्लादेश के अंदर बहुत बार तख्ता पलट हुए। तो देखिए, अब जियाउर रहमान के असैसिनेशन के बाद आर्मी के चीफ हुसैन मोहम्मद इरशाद जो थे वो पावर में आते हैं और आर्मी रूल लगाते हैं। अब शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान दोनों की जान जा चुकी थी और दोनों की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनमें कोई लीडरशिप नहीं बची थी। जियाउर रहमान का जब असैसिनेशन हुआ था तो जो उनकी वाइफ थी खालिदा जिया, ये नाम अभी भी आप बहुत न्यूज में सुनते होंगे, तो ये उस टाइम पे जियाउर रहमान की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी पार्टी थी उसको लीड करती हैं, उसकी प्रेसिडेंट बनती हैं। दूसरी तरफ सेम टाइम पे यानी कि ईयर 1981 में शेख हसीना जो थी वो वापस आती हैं और अपने फादर की पार्टी अवामी लीग की प्रेसिडेंट बनती हैं। लेकिन ये जो दोनों औरतें थी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि ये दोनों मेन पार्टियां थी बांग्लादेश की और दोनों की आइडियोलॉजी बहुत अलग थी। एक एंटी इंडिया थी और एक प्रो इंडिया थी। इनकी दुश्मनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि खालिदा जिया की जो मैरिज सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ थी वो 9 अगस्त 1944 थी, लेकिन उन्होंने उसको जानबूझ के चेंज करवा के 15 अगस्त कर दी थी क्योंकि इस दिन शेख हसीना के जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान उनकी डेथ हो गई थी और ये फादर ऑफ द नेशन थे। लोग शोक मनाते थे इस दिन। तो सेम डे खालिदा जिया जो थी वो केक काटती थी, इस दिन वो जश्न मनाती थी। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो ये दोनों ही पार्टियों की जो लीडर थी, ये दोनों औरतें, ये दोनों पावर से बाहर थी और आर्मी चीफ इरशाद जो थे वो रूल कर रहे थे। अब इरशाद ने ये जो रिजर्वेशन का कोटा था, जो फ्रीडम फाइटर कोटा था, इसको तो नहीं छेड़ा, लेकिन ईयर 1986 में ये जो वुमेन के लिए कोटा दिया गया था तो ये 1972 की वॉर के बाद से ही अनक्लेम्ड जा रहा था, उसको बदल दिया था और उसको चेंज करके पूरे बांग्लादेश की जो औरतें थी उसको दे दिया था। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आई, ये जो चीज थी वो चेंज हो गई। अब इसके बाद काफी टाइम तक इरशाद जो है वो पावर में रहते हैं, लेकिन जैसे अभी शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा है प्रोटेस्ट की वजह से, ठीक इसी तरीके से इसी स्टाइल से खालिदा और शेख हसीना की पार्टी ने ईयर 1990 में इरशाद को भगाया था।
अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इसमें कोटा को लेकर इशू हुआ, लेकिन उस टाइम पे खालिदा जिया और शेख हसीना ने डिक्टेटरशिप को मुद्दा बना के प्रोटेस्ट किए थे और जितने भी ऑपोजिशन थे वो सारे मिल गए थे। उस टाइम पे ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में एक डॉक्टर थे शमसूल आलम खान, इनको मार दिया गया था। तो ऐसे रोड पे आए हैं, ठीक इसी तरीके से लोग रोडों पे आ गए थे और इरशाद को रेजिग्नेशन मार के जाना पड़ा था। तो जो करंट सिचुएशन में चल रहा है वो सारी चीजें इससे पहले भी हो चुकी है। तो अब इसके बाद ईयर 1991 में इलेक्शन होते हैं, शेख हसीना और खालिदा जिया इरशाद को पावर से बाहर करके अब ये दोनों इलेक्शन लड़ती हैं। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में थी इलेक्शन में। वोट परसेंटेज जो था वो शेख हसीना की जो अवामी पार्टी थी और खालिदा जिया की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी बीएनपी, दोनों को ऑलमोस्ट सेम मिला था, लेकिन खालिदा जिया की सीटें ज्यादा थी और अपने हस्बैंड की तरह खालिदा जिया को उस टाइम पे जमात मिल गया था। तो उन्होंने इसके साथ अलायंस बनाया और खालिदा जिया जो है वो पावर में आती है, फिर पीएम बनती है। अब खालिदा जिया के पीएम बनने के बाद शेख हसीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। जितने टाइम खालिदा जिया पीएम बनी रही उतने टाइम शेख हसीना ने प्रोटेस्ट किए, खालिदा को डिक्टेटर बोला और ये पावर का गलत फायदा उठा रही है, सारी चीजें बोली गई। आए दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती थी, अमी एक दिन और जोनो ओ बीएनपी के शांति ते तख्त दीबोना, मतलब कि शेख हसीना कहती थी कि ये एक दिन भी शांति से खालिदा की सरकार को चलने नहीं देंगी। और शेख हसीना लोगों को ये चीज यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि खालिदा एक डिक्टेटर है। और फिर अगले इलेक्शन जो ईयर 1996 में हुए थे उसमें शेख हसीना जीत के आती हैं और जैसे ही वो पीएम बनती हैं उसके कुछ ही महीने में ईयर 1997 में वो एक फैसला लेती हैं और ये फैसला जो था वो कोटा से रिलेटेड था। इनके फादर जो फ्रीडम फाइटर के लिए कोटा लेके आए थे, तो ईयर 1997 में बहुत ही कम फ्रीडम फाइटर बचे थे। तो शेख हसीना क्या करती हैं, इसको चेंज करती हैं और फिर इसके बाद से फ्रीडम फाइटर का कोटा जो था वो उनके बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया जाता है। तो इसके बाद जो खालिदा जिया थी अब उनकी बारी थी, तो वो अब शेख हसीना को डिक्टेटर बोलना चालू करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं। सेम वही चीज बारी बारी एक दूसरे को ये लोग डिक्टेटर बोलते हैं। और फिर इसके बाद 2001 में खालिदा जिया जो है वो इलेक्शन जीत जाती हैं और पीएम बन जाती हैं। लेकिन इस बार जो इलेक्शन हुए थे उसमें एक चीज थी, ये जिस तरीके से इलेक्शन हुए थे इसको लेके शेख हसीना एक अवामी इन्वेंशन करके रिसर्च पेपर रिलीज करती हैं, जिसमें खालिदा ने कैसे इलेक्शन में धांधली की उसको पब्लिश किया। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन ने सेम टाइम पे रिसर्च पब्लिश की जिसका नाम था अ रिग्ड इलेक्शन। इस रिसर्च के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें 22 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इन्होंने 22 केस स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें यह था कि ये जो खालिदा जिया इलेक्शन जीती हैं वो इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में यानी कि इन 22 कॉन्स्टिट्यूएंसी में गलत तरीके से जीती हैं। इसमें इन्होंने कहा कि खालिदा ने इलेक्शन में धांधली की है, पोलिंग स्टेशन में अपने एजेंट्स बैठाए हैं, 30,000 जो हिंदू वोटर्स थे उनको एक प्लान तरीके से वोटिंग करने नहीं दी क्योंकि जो हिंदू वोट बैंक था वो अवामी लीग को सपोर्ट करता था। ऐसे टोटल 17 पॉइंट पब्लिश किए थे। ये है वो 17 पॉइंट, आप पॉज करके पढ़ लेना। ये सारी चीजों के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। और इसके बाद काफी टाइम तक इन दोनों में बहुत ज्यादा राइवलरी रहती है, बहुत अलग अलग एलिगेशन लगते हैं। लेकिन इसके बाद फिर दोबारा से शेख हसीना जो है वो पावर में आती हैं। दोबारा से पावर में आने के बाद वो एक ऐसी चीज करती हैं जिसके बाद वो कभी भी पावर से हटती नहीं है। अब वो क्या चीज थी वो मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक और नाम के बारे में बताना चाहूंगा, मोहम्मद यूनिस। अभी जो सारा कुछ चला है बांग्लादेश के अंदर उसमें जो नाम है मोहम्मद यूनिस, ये बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर बने हैं, ऑलमोस्ट एक्टिंग पीएम की तरह है अभी करंट सिचुएशन में। तो हुआ क्या था कि ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि खालिदा को हरा के शेख हसीना जो थी वो पावर में आ गई थी, तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे मोहम्मद यूनिस जो थे वो यूएस में पढ़ाई करने गए थे और वहां से पढ़ाई करके बांग्लादेश वापस आए थे। और वापस आने के बाद इन्होंने बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण बैंक बनाए। इसमें यह था कि गरीब लोगों को माइक्रो लोन्स दिए गए, मतलब कि छोटे छोटे लोन देने का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें कुछ भी गिरवी रखे बिना गरीबों को लोन मिल जाता था। और ये बहुत ही यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसके लिए पूरी दुनिया भर में इनकी बहुत तारीफ हुई। इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, और सिर्फ नोबेल प्राइज ही नहीं, इनको द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला और फिर इसके बाद इनको यूएस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी मिला। तो ये जो नाम है ये बांग्लादेश के अंदर बहुत ही रेपुटेड नाम है, हर कोई इनकी बहुत इज्जत करता है। लेकिन ये भी इस पर्टिकुलर टाइम पे फंस गए थे, और वो फंस इसलिए गए थे क्योंकि 2006 में यूएस की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी जो कि मोहम्मद यूनिस के रिगार्डिंग में थी। वो दोनों फाइल जो थी वो विकीलीक्स के थ्रू लीक हो गई थी, और जिसके बाद मोहम्मद यूनिस के लिए काफी दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी। ये वो दो डॉक्यूमेंट हैं जो उस टाइम पे लीक हुए थे, आप पॉज करके पढ़ लेना। जितने भी विकीलीक्स के ओरिजिनल केबल हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट था जो विकीलीक ने लीक कर दिया था उसमें प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी जिसमें मोहम्मद यूनिस की बातें बाहर आ गई थी, जिसमें कहते हैं कि शेख हसीना और खालिदा जिया जो है ये दोनों औरतों को
पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दो और ये दोनों कभी वापस ही नहीं आने चाहिए। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आर्मी रूल कर रही थी, तो उसको भी इन्होंने प्रेस किया। दूसरा डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ उसमें यूएस के बांग्लादेशी एम्बेसडर जेम्स जो थे वो मोहम्मद यूनिस को अश्योर करते हैं कि टेंशन ना लो, ये जो पीएम शेख हसीना है इनसे ये बात करके सारी चीजें सही कर देंगे। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट रिलीज हुए थे, इसके बाद जो शेख हसीना थी उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन इसी बीच में एक और चीज हो जाती है। इंडिया के फॉरेन ऑफिस फॉर बांग्लादेश के जॉइंट सेक्रेटरी मोहन कुमार जो थे वो एक यूएस डिप्लोमेट को कहते हैं कि मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया है क्योंकि यूएस इनको बांग्लादेश के अंदर पावर में लेके आना चाहता है, अपने इंटरेस्ट पूरा करना चाहता है और नोबेल प्राइज मिलेगा तो लोगों के अंदर। तो शेख हसीना बहुत ही गुस्से में थी और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इस मोहम्मद यूनिस को इसी पद्मा रिवर में डुबाना चाहिए, जब मरने लगे तो उसको बाहर निकालो और फिर वहीं डुबा दो। तो कहने का मतलब यह है कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनिस जो है ये दोनों एंटी थे। तो खालिदा जिया के केस में तो ये था कि लोग बढ़ जाते थे, लेकिन मोहम्मद यूनिस बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी है बांग्लादेश के अंदर, हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है। तो शेख हसीना की यहां पे नहीं चल पाती थी। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे शेख हसीना को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सारी चीजें 2024 में उल्टी पड़ जाएंगी, कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ेगा और उल्टा मोहम्मद यूनिस जो है वो करता धरता बन जाएंगे बांग्लादेश के। तो ये तो उस पर्टिकुलर टाइम पे यूनिस के साथ चल रहा था। अभी करंट सिचुएशन में भी आऊंगा। तो ये जो टाइम था, इस पर्टिकुलर टाइम पे शेख हसीना और मोहम्मद यूनिस जो थे इनके बीच में तो ये इक्वेशन चल रही थी, लेकिन शेख हसीना ने खालिदा जिया का इंतजाम कर दिया था और वो कैसे किया था और किस तरीके से किया था वो भी बताता हूं। तो सबसे पहले तो 2008 में जब शेख हसीना जीत के आई थी तो उसके 2 साल के अंदर ही 2010 में उन्होंने ये किया कि ये जो फ्रीडम फाइटर हैं अब उनके बच्चे भी कम हो गए थे क्लेम करने के लिए। तो अब यहां से शेख हसीना ने क्या किया कि उनके अगर बच्चे भी कम हो रहे हैं कोटा लेने के लिए, तो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके लिए कोटा एप्लीकेबल कर दिया। इसके साथ साथ शेख हसीना ने यह किया, खालिदा जिया की जो बीएनपी पार्टी थी जो जमाते इस्लामी के साथ अलायंस करके इलेक्शन लड़ती थी और बीएनपी ने उसके ऊपर जो बैन लगा था जो कि शेख हसीना के फादर ने लगाया था, उसके ऊपर शेख हसीना दोबारा से बैन लगा देती हैं। यानी कि जमाते इस्लामी जो थी अब दोबारा से बैन हो गई थी। इसके साथ साथ शेख हसीना क्या करती हैं, ये जो खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी थी जिसके साथ मिलके जमाते इस्लामी इलेक्शन लड़ती थी, उसके ऊपर बैन लगाया। 2010 में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो थी वो बनाई, जिसका काम यह था कि 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी जो, उसके अंदर जो वॉर क्राइम उस टाइम पे पाकिस्तान का जिसने साथ दिया था उनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी और फिर बैन लगा दिया। और कार्रवाई स्टार्ट करी तो जमाते इस्लामी के ऊपर बैन तो लगा ही लगा, उसके साथ जितने भी टॉप लीडर थे जमाते इस्लामी के, जैसे गुलाम आजम, दिलवर हुसैन, मोतिउर रहमान, इन सब को सजा सुना दी जाती है। तो कुल मिला के जमाते इस्लामी जो थी वो पूरी तरीके से वीक हो गई थी। और इसके 1 साल बाद ही 2011 में शेख हसीना ने 5th अमेंडमेंट पास किया और कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर वर्ड था उसको फिर से ऐड कर दिया। तो इसके बाद शेख हसीना ने क्या किया, सेम ईयर यानी कि 2011 में ये जो बांग्लादेश के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया। अब आप कहोगे कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है। तो देखिए, जैसे इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन होता है, वो इलेक्शन करवाता है, तो बांग्लादेश में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यह है कि 90 डेज के लिए जो गवर्नमेंट रूल कर रही होगी वो भी हट जाएगी, ऑपोजिशन भी अलग हो जाएगा और एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बनेगी। ये एक टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है और इस गवर्नमेंट के अंदर सारे न्यूट्रल लोग रहते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं वो आते हैं और वो इस इलेक्शन को करवाते हैं ताकि फेयर इलेक्शन हो सके। तो शेख हसीना ने इस कॉन्सेप्ट को भी हटा दिया। उन्होंने कहा बाकी दुनिया में जैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराते हैं हम भी वैसे ही कराएंगे। इसको लेके भी बहुत हल्ला होता है, लेकिन शेख हसीना कोई बात नहीं मानती है। 2014 में इलेक्शन होता है और शेख हसीना फिर से इलेक्शन जीत जाती हैं। अब इलेक्शन जीतने के बाद शेख हसीना एक और चीज करती हैं। खालिदा जिया जो थी वो एक जिया ऑर्फेनेज ट्रस्ट चलाती थी और इस ट्रस्ट में ईयर 1991 से ही फंड्स वगैरह आते थे। तो शेख हसीना क्या करती हैं, ये जो ट्रस्ट था इसकी सीक्रेटली इंक्वायरी कराना स्टार्ट कर देती हैं एंटी करप्शन कमीशन से। और सारी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद खालिदा जिया के ऊपर चार्जेस फाइल होते हैं कि खालिदा ने 21 मिलियन बांग्लादेशी टका इस ट्रस्ट से इलीगली निकाले हैं। मामला कोर्ट में जाता है और 2018 आते आते कोर्ट 10 साल की सजा सुना देती है खालिदा जिया को। खालिदा जिया बस कोविड के टाइम पे 6 महीने के लिए बस बाहर आई थी, तब से लेके आज की डेट तक वो जेल में है। और इसके बाद शेख हसीना जो थी वो तब से लेके अभी तक पावर में थी। अब इसके बाद शेख हसीना आराम से अपनी गवर्नमेंट चलाती रहती हैं और इसके बाद फिर ईयर आता है 2018 और इस ईयर में शेख हसीना के लिए फिर से मुसीबत खड़ी हो जाती है। 2 चीजें एक साथ होती है इनके साथ। ढाका के अंदर 2 स्टूडेंट थे, अब्दुल करीम और दिया खनाम। इनको एक बस कुचल करके चली जाती है और दोनों की जान चली जाती है इसमें। और इसको लेके ढाका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और सेम टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग ये जो फ्रीडम फाइटर वाला जो कोटा था तो लोग इसको लेके भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि अब 2018 आ गया है, जितने फ्रीडम फाइटर थे उनको जितना कोटा मिलना चाहिए था मिल गया है, अब इसको हटा दो। तो इस चीज को लेके प्रोटेस्ट होते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे और धीरे धीरे करके जहांगीर